हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई सारी चीजों की सच्चाई को जानने में बहुत समय लग जाता है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे का लॉजिक ही समझ नहीं आता है, और ये सिर्फ पुराने समय में ही नहीं बल्कि हमारे समय में भी बहुत बार हो चुका है। 21वीं सदी में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके पीछे की सच्चाई का हम आज तक पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ऐसे में कई सारी रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता आखिर चल ही चुका है, जिनमें से कुछ काफी फनी हैं तो कुछ वियर्ड और ट्रेजिक भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज पर बात करेंगे जिन्हें काफी संघर्ष करने के बाद आखिरकार सुलझा लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1963 में डल्लास में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की सबसे अजीब पहेली में से एक था द अम्ब्रेला मैन की मौजूदगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये इंसान जॉन एफ कैनेडी की हत्या में शामिल था। कुछ का ये भी मानना था कि इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स मौजूद थी। घटना के दिन यह आदमी वहां पर काले रंग की छतरी लिए हुए खड़ा था, जिसकी मदद से शायद वो स्नाइपर को संकेत भी दे रहा था। घटना के बाद जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो इस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 1970 के दशक के अंत में जॉन एफ कैनेडी के मर्डर केस की जांच दोबारा से शुरू की तो लुइस स्टीवन विट नाम के एक शख्स ने गवाही दी कि वही अम्ब्रेला मैन था, एक 53 वर्षीय शख्स जिसने अपने आप को डल्लास के एक स्टोर का मैनेजर बताया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने थोड़ा अजीब किस्म का जवाब दिया। उसका कहना था कि वह जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ एफ कैनेडी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के पिता ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बिल चैम्बरलिन के द्वारा हिटलर के खिलाफ लिए गए फैसलों को सही ठहराया था। हालांकि वह इस हत्याकांड में शामिल तो था, लेकिन उसके पास कोई भी गन नहीं थी और वह काला छाता प्रोटेस्ट करने के लिए यूज कर रहा था। हम इंसानों को एक्सपीडिशन करने का बहुत शौक है, जिसमें कि दुनिया के अलग अलग इलाकों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि एक्सपीडिशन एक बहुत ही रिस्की, खतरनाक और जानलेवा काम है। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल सका, जैसे कि आर्कटिक ओशन। आर्कटिक महासागर को एक्सप्लोर करना काफी कठिन काम है। फ्रैंकलिन नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर की द लॉस्ट एक्सपीडिशन 1845 में शुरू हुई थी। ये उनकी चौथी एक्सपीडिशन थी और ये 2 समुद्री जहाज और 129 क्रू मेंबर्स के साथ ली गई थी, जो कि बाद में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। कई दशकों तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने उन्हें ढूंढने की बेहद कोशिश की, जिसके बाद पता चला कि फ्रैंकलिन और उनके क्रू मेंबर्स ने एक आइलैंड में 1845 से लेकर 1846 तक समय गुजारा था, जहां पर 3 मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। इस दौरान उनका जहाज बर्फ में अटक गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने जहाज को बर्फ से निकालने में लगभग 2 साल लग गए। इस एक्सपेडिशन में 11 जून 1847 को फ्रैंकलिन की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी के क्रू मेंबर्स ने विलियम आइलैंड पर समय गुजारा। 26 अप्रैल तक उन्होंने रिवर पहुंचने का प्लान बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से सभी की रास्ते में मौत हो गई, जो कि एक समय तक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन उनकी मौत का कारण खोजने के बाद पता चला कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया, स्टारवेशन, लेड पॉइजनिंग और स्कर्वी नाम की बीमारी से हुई थी, जो कि पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशियस खाना ना मिलने के कारण हुई थी। इसके साथ ही उनके खाने में काफी ज्यादा मात्रा में लेड भी पाया गया था। 1997 में गुस्तावे क्लिम्ट द्वारा बनाई गई एक महिला के पोर्ट्रेट के बारे में कहा जाता है कि 22 फरवरी को वो पेंटिंग चोरी हो गई थी और उसी दिन उस पेंटिंग को एक एग्जीबिशन में शोकेस करने का प्लान बनाया गया था। ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा महंगी थी। साथ ही साथ ये पेंटिंग जिस म्यूजियम में मौजूद थी उसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। लोगों को डर था कि इतनी महंगी पेंटिंग शायद चोरी होने के बाद अब कभी भी वापस नहीं मिलेगी। इसके लॉस पर सब लोग बेहद दुखी थे, लेकिन 23 साल बाद ये पेंटिंग एक रहस्यमय तरीके से वापस मिल जाती है। दरअसल जब इस म्यूजियम की रिनोवेशन हो रही थी, उस दौरान हॉल की सफाई करते वक्त वह पेंटिंग वहां पर मौजूद एक सुरंग में मिली, जो कि ज्यादा लंबी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि शायद किसी ने कुछ ही समय के लिए उस पेंटिंग को वहां पर रखा हो। इसके बाद जब वहां के गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक बैग मिला, जिसके अंदर ये पेंटिंग मौजूद थी और इस बात से सभी लोग खुश थे। खैर ये पेंटिंग तो मिल गई, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये पेंटिंग आखिर वहां पर वापस कैसे आई। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये पेंटिंग दरअसल चोरी हुई ही नहीं थी, क्योंकि वे पेंटिंग तो बिल्डिंग में ही थी
शायद रिनोवेशन के समय गलती से किसी ने उसे मिसप्लेस कर दिया होगा। हालांकि इस बात की खोज अभी तक चल रही है कि आखिर वो पेंटिंग वहां पर पहुंची कैसे। इसके गायब होने के 10 महीने पहले ही एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई और ये पता चला कि गुस्तावे क्लिम्ट ने लेडी के पोर्ट्रेट को किसी दूसरे पेंटिंग के ऊपर बनाया था और वो ओरिजिनल पेंटिंग वियना की एक लड़की की थी जिसकी रहस्यमय रूप से मौत हो गई। जब गुस्तावे क्लिम्ट को उसकी डेथ के बारे में पता चला तो उन्हें काफी बुरा लगा और शायद इसी कारण उन्होंने उसकी पेंटिंग के ऊपर एक दूसरा पोर्ट्रेट बना डाला। अब क्योंकि वह पोर्ट्रेट एक लेडी का था इसलिए उसका नाम पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पड़ गया। एक दिन स्टीव कार्टर नाम के एक शख्स ने एक मिसिंग चिल्ड्रन वेबसाइट को विजिट किया जिसका कारण ये था कि वह दरअसल 4 साल की उम्र में अडॉप्ट किए गए थे। उन्हें ये बात एक अनाथ आश्रम से पता चली और अब वह खुद की फैमिली प्लान करने वाले थे, लेकिन वह खुद बाप बनने से पहले अपने अतीत को जानना चाहते थे। पर वह नहीं जानते थे कि उन्हें ये जानकारी इतनी जल्दी मिल जाएगी। ये उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था। उन्होंने अपनी एक फोटो मिसिंग चाइल्ड की वेबसाइट पर देखी जिसके साथ दूसरी फोटोज भी मौजूद थी। इस फोटो में उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया जहां से उन्हें काफी सारी जानकारी मिल गई। दरअसल पुलिस को स्टीव कार्टर के जन्म के दौरान एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो केस बंद हो गया। स्टीव ने जब अपने अतीत के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि उनके जन्म के समय उनका नाम मार्क्स पनामा मोरियारिटी बार्न्स था। दरअसल उनके बायोलॉजिकल फादर ने 30 साल पहले एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी जिसके मुताबिक एक सुबह मार्क्स यानी स्टीव कार्टर और उनकी मां पार्क में वॉक करने के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए। मार्क्स के फादर का कहना था कि उनकी मां उन्हें लेकर भाग चुकी थी। हालांकि स्टीव ने जब अपनी मां को खोजा तो उनका कुछ पता नहीं चल सका, पर वे अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलकर बहुत खुश हुए कि आखिर 30 साल बाद उन्होंने अपने बायोलॉजिकल फैमिली को डिस्कवर कर लिया है। इससे उन्हें बायोलॉजिकल फादर, 2 हाफ सिस्टर और कुछ रिलेटिव्स के बारे में भी पता चला। दिल्ली में मौजूद लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस आयरन पिलर को 450 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। ये लौह स्तंभ अपने जंग न लगने की खूबी से पूरे विश्व में मशहूर है। सोचने वाली बात यह है कि लोहे से बना ये पिलर कई सदियों पहले बनाया गया था जब इंजीनियरिंग ने कुछ खास तरक्की नहीं की थी। कई लोगों का मानना है कि यह पिलर एलियंस द्वारा बनाया गया था क्योंकि उस समय के लोग इस तरह की वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते थे। लेकिन कई साल साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद आखिरकार ये पता चल ही गया कि इस आयरन पिलर में जंग क्यों नहीं लगता। दरअसल ये आयरन पिलर उसी समय बनाया गया था और वो भी इंसानों के द्वारा। ये आयरन पिलर हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट की एक पतली परत के साथ कोटेड है जिसे मेसावाइट भी कहा जाता है, जो कि आयरन पिलर को बाहर से सुरक्षित रखता है और इस कारण से इस आयरन पिलर में आज तक जंग नहीं लगा। किंग रिचर्ड III इतिहास के सबसे बड़े खलनायक में से एक है। ये कितना बड़ा खलनायक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंग्लिश राइटर शेक्सपियर ने इसके बारे में काफी बुरा भला लिखा था। 1485 ईस्वी में एक लड़ाई के दौरान रिचर्ड III को बोस्वर्थ फील्ड की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था और इस लड़ाई में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन रिचर्ड की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या वह युद्ध में मारे गए थे? और उनके शरीर का क्या हुआ जो कि कभी नहीं मिला और ना ही पहचाना गया? ये सवाल कई सालों तक रहस्य बने रहे, लेकिन 500 साल बाद इस राज से पर्दा उठ गया और आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब मिल गया। दरअसल 2012 में इंग्लैंड के लिसेस्टर में एक पार्किंग स्थल के नीचे एक पुरानी कब्र की खोज की गई और 5 महीने बाद डीएनए से हुई जांच के बाद ये कंफर्म किया गया कि वहां पर दफन हड्डियां किंग रिचर्ड III की ही हैं। शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि रिचर्ड को 11 हमलों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि उनकी खोपड़ी पर 9 वार भी शामिल थे। साल 1980 में फ्रांस के ब्रिटनी के समुद्री बीच में एक अजीबोगरीब घटना होने लगी। लोगों को वहां पर बहुत से कारफील के आकार के टेलीफोन्स मिलने लगे। ये सिलसिला लगभग 30 सालों तक चलता रहा, जिसमें कभी वो फोन्स अच्छी हालत में होते तो कभी टूटे हुए होते। 1 साल से भी कम समय में वहां पर कम से कम 300 फोन्स बरामद हुए, जिसके बाद मॉरवैन नाम के एक किसान ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। जब वे 20 साल के थे तब वो और उनके भाइयों ने एक कार्गो शिप के कंटेनर
कंटेनर को देखा था जो कि किसी तूफान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और ऐसा संभव है कि वही जहाज इन फोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। और दुर्भाग्य से जब उस जहाज की किसी क्लिफ से टक्कर हो गई तभी वो फोन्स टूटकर इधर उधर बिखर गए होंगे। आपको बता दें कि उस समय के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता था और इसीलिए इस केस को कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आखिरकार इंसान ने अपनी मेहनत से सुलझा ही लिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।